स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। जी हां, दिल्ली की 70 सीटों को कौन फतेह करेगा, दिल्ली की 70 सीटों की पसंद कौन है, इसको लेकर सियासी दंगल शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हर रोज दिल्ली की सियासत में देखने को मिलती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी योजनाओं को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस बार पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनकी बैटल में चुनौती देने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे पक्का वाला वोट बैंक है, उसे रिझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, और जब उस वोट बैंक को रिझाने की कोशिश बीजेपी ने की तो अरविंद केजरीवाल को मैदान में आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने आकर उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की जो कल गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद लगातार दिल्ली में चल रहा है। यह नैरेटिव है झुग्गी झोपड़ियों का कौन है हितैषी, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का कौन करेगा भला, कौन देगा उन्हें पक्का मकान। ये बहस इस वक्त दिल्ली की सियासत में छिड़ी हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो अब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ये डर दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है दिल्ली में, तो वो 1 महीने के भीतर झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना शुरू कर देगी। आज तो अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आप ये मानिए कि आप अपने आत्महत्या के डॉक्यूमेंट्स पर खुद साइन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों की नीयत ठीक नहीं है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने कल ही यह वादा किया था, जब एक कार्यक्रम को दिल्ली में संबोधित कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह, तो उन्होंने यह वादा किया था कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं दिल्ली में, उन्हें पक्के मकान दिए जाएंगे। उनके पक्के मकान का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा, उन्हें पक्के मकानों में शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दिल्ली वालों की झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की मंशा कैसे है बीजेपी की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि झुग्गी झोपड़ी इंपॉर्टेंट है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इसी वोट बैंक के सहारे वो दिल्ली की सत्ता में लगातार काबिज हो रहे हैं, और एक बार फिर इसी वोट बैंक को रिझाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। आपको बयान सुनाएंगे अरविंद केजरीवाल, गृहमंत्री अमित शाह का, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब कैसे झुग्गी झोपड़ियों पर सियासी घमासान मचा हुआ है, बयानों के जरिए पहले समझिए। के नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान, ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। मैं आपकी जमीन बचाने आया था, नहीं आया था 10 साल पहले। 2015 में इन्होंने बुलडोजर भेज दिए थे। रात को 2 बजे सारे अफसरों को लेकर मैं आया था, नहीं आया था। आपकी जमीन बचा के गया था, नहीं गया था। केजरीवाल जब तक जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा। आपकी एक भी गरीब कल्याण योजना बंद नहीं होने वाली है। झांसे में मत आइए और हर झुग्गी की जगह पक्का रहने का मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने वाली है। मैं आज आपको कहने आया हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकारों का सबसे बड़ा किसी को फायदा हुआ है तो देश के गरीब और झुग्गी 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। 6 लाख गांव में 2 करोड़ 62 लाख घरों में बिजली दी।
12 करोड़ शौचालय गरीबों के घर में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और आपने क्या किया? गरीब की झुग्गी से भी महंगा शौचालय आपने शीश महल में खुद के लिए बनाया भाई। उन्होंने गरीबों के शौचालय नहीं बनाए। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, अपने केंद्र की योजनाओं को गिना रहे हैं, 5 किलो राशन का जिक्र कर रहे हैं, पक्के मकान का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उनके इसी बयान को आधार बनाकर ये बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी वालों की जमीन पर बीजेपी की नजर पड़ गई है। वो मकान बनाने के लिए तो कह रहे हैं, पक्के मकान बनाने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन किसके लिए पक्के मकान बनाएंगे ये बीजेपी नहीं बता रही है। बात पकड़ना किसको बोलते हैं विजय जी? ये अरविंद केजरीवाल से अच्छा शायद कोई नहीं बता सकता, न समझा सकता। वो ये समझाने में अपने कोर वोटर को कामयाब रह पाएंगे क्या? आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो एक बेटर कम्युनिकेटर हैं, अच्छा कम्युनिकेट करते हैं और नैरेटिव्स को अपने हिसाब से ढालने में एक्सपर्ट हैं। जैसे झुग्गी से मकान की बात, अभी 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने 1600 समथिंग 93-97 जो है घर बांटे झुग्गी वालों को, 1695 तो वो घर बांटे झुग्गी जहां पर, वहीं पर उन झुग्गी वालों को मकान। अब उसका नैरेटिव केजरीवाल साहब कैसे बनाते हैं कि झुग्गी की जगह पर वहीं जहां झुग्गी वहां मकान बना रहे हैं, लेकिन वो मकान किसका होगा ये नहीं बता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो अभी बांटे, और उससे पिछली बार जब रेगुलराइज किया गया था कॉलोनी को, तो भी बीजेपी में केंद्र सरकार ने उसको किया था। मसला क्या है कि चुनाव में आप नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो एक मुश्किल काम है। अभी अमित शाह साहब को भी हम सुन रहे थे, अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं हैं, कितना काम हो रहा। वो एक बात और भी मतलब तंज के साथ भी कह रहे हैं कि जितने की झुग्गी है उससे महंगा तो शौचालय है केजरीवाल साहब का। लेकिन क्या आप उस बात को उस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो चुनावों में ज़्यादा असर डालता है। फैक्ट्स कितने होते हैं, नहीं होते। जैसे शीश महल का मसला हुआ है, अब शीश महल का जितना बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है वो कितना रंग लाएगा अगर वो होता, क्योंकि वो तो एक उनकी इमेज पे इससे बड़ा डेंट हो नहीं सकता कि जो आदमी 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात कर रहा हो और ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा हो और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को चला रहा हो, वो शीश महल में रहे, जो भी सो कॉल्ड शीश महल आप कह रहे हैं। तो क्या वो कम्युनिकेट हुआ है लोगों को, वो वोटर तक पहुंच रही है बात? ये एक बड़ा मुद्दा है कि कम्युनिकेशन में किस तरह से होगा। और अरविंद केजरीवाल के सामने आज भी जब चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा उनके बराबरी का नहीं है। हालांकि परवेश वर्मा एक मजबूत कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, लेकिन वो उनको वहां पर रोक सकते हैं। चुनाव में क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन एज ए ओवरऑल दिल्ली लीडरशिप में परवेश वर्मा भी अरविंद केजरीवाल की बराबरी के मुकाबले में नहीं दिखाई देते हैं। कैंडिडेट के तौर पे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन एज ए लीडर, पार्टी लीडर, क्या वो इस तरह का कम्युनिकेशन दे रहे हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी ये बार बार तमाम बातें करने के बाद भी कम्युनिकेट कर पाई है? दिल्ली और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में फ़र्क है। दिल्ली का वोटर एक डिफरेंट तरीके से सोचता है और यहाँ पर कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई देता है। तो उस तरह से अब कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? अभी तो जैसे कपिल मिश्रा साहब को भी उन्होंने टिकट दे दिया अपने सिटिंग एमएलए को हटाकर, तो वो भी एक मुद्दा है कि किस तरह से वहाँ बढ़ेगा। यदि रिलीजन की बात होगी, कम्युनलाइजेशन की बात होगी, कम्युनल फैक्टर की बात होगी तो। लेकिन बीजेपी के पास बहुत सारे इशू हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए, और उससे बड़ा तो यही है 10 साल की किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के इतने बड़े फैक्टर के बाद भी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी कितनी है अरविंद केजरीवाल जानते हैं, इसलिए अपने 20 विधायकों के टिकट उन्होंने काटे। सबसे पहले लिस्ट उन्होंने जारी कर दी, लेकिन उन्होंने अपने विधायकों के टिकट भी काटे हैं। कई बड़े चेहरों के जो सीटें हैं उनको भी बदला गया। और जिस तरीके की बयानबाजी समीर जी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, इतना तो कम से कम अभी दिल्ली की सियासत को देखकर कहा जा सकता है कि जितने कंफर्टेबल वो शुरुआत में थे, अभी थोड़ा सा उनका वो कंफर्ट कहीं ना कहीं बिगड़ा है और फाइट में कम से कम बीजेपी आई है, या फिर कांग्रेस के मजबूत होने से अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा डगमगाए हुए नजर आते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल 10 साल में एक परफेक्ट राजनेता बन गए, एकदम जिसे कहते हैं ना, एक नेता, पका पकाया नेता एकदम वो बन चुके हैं 10 साल के अंदर। वो कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी को देना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
क्या जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, जो चुनाव प्रचार का जो तरीका है वह बहुत शानदार है। और इसलिए आप देखिए कि वो तुरंत काउंटर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं तो तुरंत शाम को पत्रकार वार्ता कर लेते हैं, अमित शाह करते तो शाम को पत्रकार वार्ता कर लेते हैं, और डेली वो नए नए मुद्दे लेकर आते हैं, नए नए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह रहे थे कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, अब उन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया है कि रमेश विदुड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमें खबर लग गई है, अमित शाह को कहना पड़ा कि ये इनका शिगुफा है, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा भी मुख्यमंत्री का तय नहीं है। तो वो लगातार नए नए लेकर आते रहते हैं। लेकिन देखिए, झुग्गी झोपड़ी का कल अमित शाह ने सम्मेलन किया, और 1993 से लेकर अगर 2020 तक की बात करें प्राची, तो अभी तक 7 विधानसभा दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। और अगर 1993 में 607 अनधिकृत कॉलोनियां थी, और आज दिल्ली के अंदर 1797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। और 93 से लेकर 2020 तक हर समय झुग्गी झोपड़ियों को अधिकृत करने का, उनको पक्के मकान देने का, उनको मालिकाना हक देने का मुद्दा शीला दीक्षित भी उठाती रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उठाती रही है, केंद्र की जो सरकार रही वो वादा भी करती रही, लेकिन बहुत इस मामले को लेकर किसी ने बहुत ज्यादा किया नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली के उदय योजना शुरू की थी पक्का मकान देने के लिए, हालांकि उसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ था चुनाव के अंदर। तो आज कल अमित शाह ने जो झुग्गी झोपड़ी को लेकर जो घोषणाएं की, मुझे लग रहा है 40 लाख लोग दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। एक बड़ा वोट बैंक है जो 25 से 30 सीटों को सीधे सीधे प्रभावित करता है झुग्गी झोपड़ियों का। यह अरविंद केजरीवाल की ताकत बना हुआ है, जो फ्री की बिजली है, जो फ्री का पानी है, बाकी बस की यात्रा फ्री हो, दूसरी सुविधाएं दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी काट ढूंढ रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो योजनाएं शुरू की थी वो कोई योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे। कल अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र करा कि जो योजनाएं जनता के हित में अगर चल रही है उसे हम चालू करेंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे लग रहा है 1-2 दिन के अंदर घोषणा पत्र आएगा, तो वो कोई नया और उससे ज्यादा अगर फ्री में अगर देने की घोषणा करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उसके लेकर कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव बेसिकली एक रेवड़ी कल्चर जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं फ्री कौन कितना ज्यादा दे सकता है उसके इर्द गिर्द हो गया। क्योंकि कांग्रेस ने भी आप देखो 25 रुपए की घोषणा कर दी है, प्यारी दीदी कर लेकर आए कि 25 रुपए हम देंगे। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि हम 2100 रुपए देंगे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इससे दूर नहीं रहती, उन्हें भी घोषणा करना पड़ेगी। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की स्थिति पिछले 2 चुनाव जैसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं। और कल ही भारतीय जनता पार्टी की 29 उम्मीदवारों की सूची आ गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को स्पेस दिया है, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से आए हुए नेताओं को अपने यहाँ टिकट दिया है, सारे टिकट बहुत सोच समझकर भारतीय जनता पार्टी उतार रही है। अभी भी 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारी हो गई है। और जिस तरीके से संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा लगातार अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली की सीट पर घेर रहे हैं, अलका लांबा मुख्यमंत्री को अपनी सीट पर घेर रही है, तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल फंसे हुए कर रहे हैं। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को शीश महल का जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, आप कांग्रेस नेताओं का नाम दे रहे हैं, तो आज ही पोस्टर जारी किया है बाकायदा आम आदमी पार्टी ने। एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर वॉर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस वक्त छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कार्टून, तरह तरह की लाइन लगाकर एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। और जब कांग्रेस नेताओं का जिक्र अवधेश जी हो रहा है, तो एक लाइन लिखी है आज पोस्टर पर आम आदमी पार्टी वालों ने। गृहमंत्री अमित शाह का फोटो लगा दिया है और लिखा है, बीजेपी पर हार का संकट गहरा, कांग्रेस बनी बीजेपी का मोहरा। कांग्रेस मजबूत हो रही है तो अभी भी आम आदमी पार्टी यही बता रही है कि भाई ये सब बीजेपी करा रही है कांग्रेस से। नहीं, आम आदमी पार्टी की नीति यही है कि जो अभी तक पिछली बार 4% वोट कांग्रेस को था उससे ज्यादा न बढ़े और प्रचार किया जाए कि कांग्रेस तो चुनाव मैदान में है ही नहीं, तो बीजेपी को जिताने आई है। ये पहले दिन से उनकी रणनीति है। आज जो अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे थे वो शकूर बस्ती सत्येंद्र जैन का क्षेत्र है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके पुजारी प्रकोष्ठ के जो प्रमुख हैं जर्नैल सिंह, उनको उतारा हुआ है। और इसलिए पुजारियों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा वहां है। और वो थोड़ी सत्येंद्र जैन थोड़ी परेशानी में है। वहां पुजारियों को वेतन देने की घोषणा जरूर अवश्य की है, लेकिन वहां पुजारी सब सारे लगे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले झुग्गी झोपड़ी वाला समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार झुग्गियों के लिए इस बार फोकस्ड अभियान शुरू किया पिछले वर्ष 21 जून से। झुग्गी झोपड़ी अभियान समिति उसने बाजाबता बनाया और विस्तारक निकाले पुरुष और महिलाओं के, कि जो झुग्गी में ही 26 सप्ताह रहेंगे, रोज जाएंगे वहां, रोज लोगों से मिलेंगे, पार्टी के कार्यक्रम बताएंगे, उनको पार्टी से जोड़ेंगे, झुग्गियों के लिए हमारे अभियान बनाएंगे। माने 1000 बूथ लगभग झुग्गी झोपड़ियों में है, उसमें 53 महिला, कुल मिला के लगभग 200 विस्तारक जो है ये काम कर रहे थे। तो वो सारे नोट्स होके आए हैं।
और बड़े नेताओं की एक टीम रही है जो जानती थी कि आज कौन कहां गया है, फोन से वहां गया है कि नहीं गया है तो उसका तस्वीर भेजो ताकि चेक हो सके कि लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो लगभग झुग्गी तक बीजेपी इस बार पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि 1993 में जो बीजेपी को जीत मिली थी उसमें एक बड़ा मुद्दा झुग्गी झोपड़ी था। मदन लाल खुराना स्वयं झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे, उनकी सभाएं करते थे, झुग्गी झोपड़ी एकता समिति के मार्गदर्शक बने थे और वो काम करते थे। पिछले कुछ समय से जो अरविंद जी की घोषणाएं थी उसके कारण इनका झुग्गी झोपड़ी का वोट पहले कुछ शीला दीक्षित ने काटा। हालांकि 2013 में आम आदमी पार्टी नहीं आती तो वो वोट बीजेपी को मिल सकती थी जो वातावरण बना हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी आने से उस रूप में वोट नहीं मिला। तो झुग्गी झोपड़ी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 675 झुग्गियां हैं, वो बता रहे थे 40 लाख करीब। मैं यह है कि 20-22 कम से कम जरूर बूथ हैं जहां के झुग्गी झोपड़ी वाले किसी को जिताने हराने की स्थिति में हैं। तो ये 20-22 सीटें ऐसी है जहां से वो हरा जिता सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, अब उसकी लड़ाई है। अब कल अमित शाह ने जो बोला है वो क्या था कि जो झुग्गियों के प्रधान होते हैं अपने यहाँ, जैसे एक झुग्गी में 2-2, 3-3 प्रधान भी होते हैं, उन प्रधानों को अपने यहां बुलाया, उन संगठनों के नेताओं को बुलाया, करीब 3000 की संख्या थी, तो उनके साथ संवाद किया। लेकिन उनकी मीटिंग पहले हो चुकी है, उनमें से 50-50 के साथ, 100-100 के साथ, 200-200 के साथ वो पहले मीटिंग हो चुकी है। तो इस बार बीजेपी झुग्गियों के बीच एक व्यवस्थित प्लान उसने शुरू से ही, और वो करीब अब 6 महीना से ज्यादा हो गए उसको शुरुआत हुए, तो वो ये इस बार एक चुनौती अरविंद केजरीवाल जी को मिला है। और इससे मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का उत्तर देना और याद दिलाना कि एक बार आया था, देखो हम ही आए थे ना तुमको 10 साल पहले बचाने, जब यह बुलडोजर चला था। हम लोग 50 जगह गए हैं झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई में, मैं स्वयं भी अनेक जगह शामिल रहा हूं उन लड़ाइयों में, और कैसे हुआ है मैं अनेक विषय बता सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक केंद्र सरकार के पास एक भी प्लान बना के कि हमको झुग्गी झोपड़ियों को यहां बसाना है, इतने घर चाहिए, इतनी जगह चाहिए, अगर दिया हो तो आम आदमी, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं दिया है। जो शीला दीक्षित के समय में करीब 76 से 78 हजार घर बन के पड़े हुए हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के लड़ाई के कारण लोगों को मिलना फंसा हुआ है। उसमें लोगों से पैसे भी लिए गए थे, लोगों ने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, और ये जो दोनों की टसल है अर्बन मिनिस्ट्री और इसकी, उसमें वो फंसा हुआ है, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बताने में तो कम से कम कामयाब हो रहे हैं कि देखिए, आज तो ये तक कह दिया उन्होंने कि आपकी वजह से मैं सीएम हूं, अगर आपको घर बीजेपी दे देती है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बीजेपी घर नहीं दे रही है, वादा नहीं कर रही है। अगर बीजेपी आपकी जमीनों को छीनेगी तो अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को कैसे टक्कर देने की कोशिश बीजेपी ने की है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और ये जो दूसरी लिस्ट है ये अपने आप में खास है। 29 कैंडिडेट्स हैं, कुल मिलाकर 58 सीटों की लिस्ट आ चुकी है, 12 सीटों की लिस्ट अभी बाकी है। इस लिस्ट में खास ये है कि करावल नगर से अपने सिटिंग एमएलए मोहन बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। 3 कुल मिलाकर एससी जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जो लोग शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें भी तरजीह दी गई है। प्रियंका गौतम जो अभी पिछले ही महीने शामिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी में अपने समर्थकों के साथ, उन्हें कॉन्डली से टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा एक बसोया हैं, उन्हें नीरज बसोया जो कांग्रेस के नेता रहे, उनको भी टिकट दे दिया गया है कस्तूरबा नगर से। लक्ष्मी नगर से जो सिटिंग एमएलए हैं अभय वर्मा, चूंकि पूर्वांचली फेस है, 800 वोटों से महज तकरीबन वो जीत पाए थे 2020 का चुनाव, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें रिपीट किया है, उन पर भरोसा जताया है। तो 29 सीटों की एक और लिस्ट आ चुकी है और इसमें भी मैन टू मैन मार्किंग करने की कोशिश की गई है। कपिल मिश्रा और मोतीनगर सीट से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है, मदन लाल खुराना के बेटे उनको टिकट दिया गया है। ये दोनों क्या कह रहे हैं टिकट मिलने के बाद, जल्दी से सुनवा देते हैं। बहुत ज्यादा आभार सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे अध्यक्ष जी का और हमारे सांसद जी का। ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। करावल नगर में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हुआ है और आज के शुभ दिन ये निर्णय पार्टी ने किया है और सामने दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल की जो मिस गवर्नेंस है, करप्शन है, उससे दिल्ली के लोग नाराज हैं और एक निर्णायक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मैं पहले भी करावल नगर से विधायक रहा हूं और एक तरह से हमारा परिवार ही है। वहां के लोगों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है और दिल्ली सरकार का कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं है जो उस क्षेत्र में हुआ हो। तो वहां की जनता एक बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही है, बहुत उत्साह है वहां के लोगों में।
तो देखिए, अपने सिटिंग एमएलए मोहन बिष्ट का टिकट काटकर मौका दिया गया है कपिल मिश्रा को, और इसीलिए कपिल मिश्रा आभार भी जता रहे हैं। कुल मिलाकर 58 सीटों के जो कैंडिडेट्स हैं घोषित कर दिए गए। 12 ऐसी सीट हैं जिस पर अभी कैंडिडेट्स घोषित होना पार्टी के करावल वो हराए थे मोहन बिष्ट को। मोहन बिष्ट को 2015 में हराए थे। और देखो, ये दंगे का क्षेत्र रहा है। तो बीजेपी ने इस बार जो हिंदुत्व के वोटर है ना, उनको मैसेज भी देना है वहां से खड़ा करा के। कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे बिहार की, जहां कुछ ही वक्त बाद चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में कैसे वैतरणी पार लगेगी नेताओं की, इसका जुगाड़ अभी से नेता ढूंढ रहे हैं। और स्टूडेंट्स के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। जी हां, बिहार में 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया, जिसको लेकर पप्पू यादव के समर्थक जो है वो पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में सड़क पर आगजनी भी कर दी गई। पटना में सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद हंगामा हो रहा है। पप्पू यादव खुद इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक मार्च कर रहे थे। पप्पू यादव के समर्थक और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर की दुकानों को बंद करवाया गया। अशोक राजपथ, इनकम टैक्स गोलंबर पर जो बंद का असर है वो देखने को मिला। समर्थकों ने टायर भी जला दिए। पप्पू यादव के बिहार बंद के ऐलान को एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है। पटना से लेकर हाजीपुर और समस्तीपुर तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ पप्पू यादव हैं जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की मांगों को मानना पड़ेगा। जो प्रशासन ने जिस तरीके की कार्रवाई की वो कार्रवाई बिल्कुल गलत थी। री एग्जाम करवाया जाना चाहिए, स्टूडेंट्स पर लगे केसेस को हटवाया जाना चाहिए। हाथों में गुलाब का फूल है, शांति का संदेश दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं के साथ चल रहे जो उनके समर्थक हैं वो उनके ही मैसेज को कितना कन्वे कर पा रहे हैं वो तो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि पटना की सड़कों पर टायर भी जलाए गए हैं, तोड़फोड़ भी की गई है, वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है, ट्रकों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये सब कुछ बिहार में हो रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब बिहार की राजनीति, बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर लगाया जा सकता है। क्या कहा पप्पू यादव ने आज अपने बिहार बंद के दौरान, सुनिए जरा। राम राम सत्य है, बीपीएससी का राम राम सत्य है। बिहार की जनता का जिन लोगों ने राम राम सत्य किया है उसका राम राम सत्य है। क्या हाईकोर्ट गए हैं ना, हाईकोर्ट गए हैं ना, नहीं गए। हाईकोर्ट नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 31 तारीख से सदन नहीं चलने देगा पप्पू यादव। सर लोकसभा नहीं चलेगा। सर विपक्ष को पानी नहीं है हाथ में। विपक्ष के पास 115 एमएलए है। मेरे पास 25 एमएलए होता तो बिहार की सरकार को बताते। अब देखिए, एक तरफ सियासतदान हैं, नेता हैं, वो लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बता रहे हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार अनशन पर थे। आज अस्पताल से उनकी छुट्टी हो रही है, यानी कि अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अस्पताल से निकलने के बाद प्रशांत किशोर क्या करेंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। इस बीच बीपीएससी के नोटिस पर गुरु रहमान का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि माफी नहीं मांगूंगा, छात्र हित में जेल जाने को तैयार हूं। बीपीएससी की ओर से गुरु रहमान को एक नोटिस भेजा गया था। नॉर्मलाइजेशन की झूठी अफवाह उड़ाने को लेकर उनसे माफी मांगने की बात कही गई थी, जिस पर गुरु रहमान ने कहा है कि वो बिल्कुल भी माफी नहीं मानेंगे, चाहे क्यों ना उन्हें जेल ही जाना पड़े। तो बिहार में अभी तो फिलहाल ये कह सकते हैं अवधेश जी के हर नेता जेल जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, उससे जेल जाना है चुनावों को देखते हुए। नहीं, इसका दो पहलू है, क्योंकि बिहार में कोई नेता लंबे समय से कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाया। पप्पू यादव जी कभी आंदोलन के नेता रहे ही नहीं है, उनका अपना एक तरीका है। लेकिन इधर इस समय जो भी समस्याएं उभरती हैं उसमें वो आगे आते हैं, बहुत मामलों में लोगों की मदद भी करते हैं। उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी काफी बिहार में परिश्रम किए, यात्राएं की हैं, लेकिन ये लोग आंदोलनकारी नहीं है। तो जब आप स्वयं अपने मुद्दे नहीं होते तो आपको दूसरे के आंदोलन में खड़ा होना पड़ता है। नेता किसी के आंदोलन का समर्थन करिए तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि छात्रों का आंदोलन हुआ, उसका नेता कोई और बन गया हो और उसका लाभ उसे मिल गया हो। और ये जो आंदोलन है, बीपीएससी हो, कोई भी सिविल सर्विसेज के जो स्टेट्स के एग्जाम है, उसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं रही हैं, समस्याएं रही हैं। बीपीएससी पर पुराने भी आरोप लगते रहे हैं और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर छात्रों ने मांग की थी। उसमें आवश्यक था कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को छात्रों के नेताओं के साथ बैठ के पूरी बात सुनना, समझना, उसकी एक बार जांच का आदेश देना, यह सब काम बिहार सरकार को करना चाहिए था। लेकिन अब बिहार सरकार को अफसरों ने बताया,
हालांकि जो 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 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें तो करीब आधे छात्र अपीयर हुए हैं, उसमें करीब 52-5300 छात्र उसमें अपीयर हो गए हैं, जिसके लिए लोग मांग कर रहा था। तो यह भी नहीं है कि इस आंदोलन के साथ सभी छात्रों का समूह है, कुछ जगह उन्होंने रद्द किए थे। लेकिन यह बात सही है कि बीपीएससी हो या वहां के अवर सेवा चयन परिषद हो, दूसरी हो, उसमें कुछ समस्याएं हैं, उनका निदान होना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से पप्पू जी या प्रशांत किशोर जी बाकी आ रहे हैं, देखिए आरजेडी अगर आंदोलन करना शुरू कर दे तब बिहार में कोई आंदोलन थोड़ा सा हो सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है, जगह जगह खड़े होंगे। मुख्य पार्टी जब तक नहीं आएगी ये आंदोलन यहां तक सीमित रहेगा। आज भारत बंद भी देखिएगा, इसका बहुत ज्यादा, बिहार बंद मैंने बहुत ज्यादा असर नहीं देखा है। थोड़े बहुत शहरों में, पटना में भी थोड़ी बहुत आगजनी हो रही है और इसी से फिर आंदोलन बदनाम होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपकी भावनाएं जुड़ी, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में भी अभी ये लोग मामला ले गए हैं। हाई कोर्ट को भी, मैं तो कह रहा हूं कि कोर्ट के बारे में हम लोग नहीं बोलते हैं, हाई कोर्ट भी को भी इस पर त्वरित सुनवाई करके और जो सच है बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाए, एग्जाम कंट्रोलर को बुलाए, शिक्षा मंत्री को बुलाए, मिल के अंदर बात की जा सकती है, निदान निकाला जा सकता है। लेकिन किसी के पास इसका कोई निदान नहीं है। ऐसी समस्या का कोई निदान संभव ही नहीं है उस सिस्टम में। यह भी आप समझ लीजिए, कोई कह रहा है ना कि बीपीएससी को हम बदल देंगे। आज की बीपीएससी 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले की बीपीएससी हम लोगों ने जो देखा है 100 गुना बेहतर काम कर रही है, 100 गुना बढ़िया काम कर रही है। अच्छे लोग उसके मेंबर बने हुए हैं, उनकी अपनी भी निष्पक्षता है, पढ़े लिखे लोग मेंबर बने हैं। हमने तो देखा है कैसे कैसे लोग मेंबर बनते थे। वहां कमेटियां बनी है, जिसने एग्जाम में सुधार की रिपोर्टें दी हैं, वो सुधार रिपोर्टें वहां लागू हुई हैं। विधानसभा में इस पर बहस हुए हैं कई बार, पहले तो ये सब होता नहीं था। तो काफी रिफॉर्म हुआ है। जहां तक कदाचार का सवाल है तो अब वहां देखिए, यह देश को भी जानना चाहिए कि बिहार के नोटबुक में अब नाम नहीं रहता है, सबके कोड हो जाते हैं। तो पैरवी अब आसान नहीं है। जो सोचते हैं पैरवी, सबके उसमें कोड होते हैं। इंटरव्यू में भी कोई जाता है ना तो उसके घुसने के पहले उसके बारे में केवल कोड रहता है, उसके आने के बाद कंप्यूटर में उसका नाम फ्लैश हो सकता है। लेकिन ज्यादातर कोड होते हैं, इसलिए यह भी नहीं मालूम होता है कि किस समूह में कौन अभ्यर्थी वहां साक्षात्कार दे रहा है। इसीलिए समस्या है कि पैरवी भी नहीं हो पा रही है। तो कई बार आंदोलन में यह भी समस्या होती है। आज बीपीएससी में पैरवी करके पास कराना, मुझे लगता है बहुत कोई उतना ही, कोई 30 मार्क हाँ तो हो कर सकते हैं, लेकिन आसानी से संभव नहीं है। परीक्षा केंद्रों पर चोरी कराई जा सकती है, धांधली परीक्षा केंद्रों पर उसको लिखवाया जा सकता है। अगर बिल्कुल वहां के परीक्षा नियंत्रक और बाकी चीजों मेलजोल हो जाए, वहां हो सकता है रास्ते में। लेकिन उसके आगे मुझे नहीं संभावना लगती है कि उसके आगे जो बातें हो रही है कि उस ढंग का कदाचार इस समय संभव है। हितैषी या स्टूडेंट्स के लिए पकड़ा गया। लेकिन अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे थे, एक बार फिर से वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें, जिसमें पप्पू यादव तो गुलाब का फूल लेकर चले। लेकिन ये देखिए, क्या ये आंदोलन का कोई चेहरा हो सकता है? जो दुकानें खुली हुई हैं, आप उन दुकानों को बंद करवाने के लिए कह सकते हैं कि दुकानें बंद कर दीजिए, अपना विरोध दिखाइए। लेकिन बीच में लोगों को रोककर उन्हें धमकाया जाना, पोस्टर्स लहराए जाने, हाथों में देखिए ये वाले दुकान को किस तरीके से बंद करवाया गया है। थोड़े हैं, देखो सिविल सर्विसेज देने वाले का व्यवहार ऐसा होता नहीं है, रेयर कम्युनिटी होती है। सिविल सर्विसेज जो दिए हैं, जिन्होंने एग्जाम की तैयारी की है, उन छात्रों को देखते आपके समाज नारा लगा सकते हैं, समझ में आ जाएगा। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ सिविल सर्विसेज को लेके, लंबे समय तक रहा। लेकिन इसका कोई ना कोई फायदा तो समीर जी देख रहे होंगे ना, ये जितने भी लोग हैं, चाहे पप्पू यादव हो चाहे पीके हो, ये दोनों कोई तो इसका फायदा देख रहे होंगे कि हमें इससे कोई तो लाभ होगा। इसलिए सड़कों पर इस तरीके से उतरकर हंगामा भी है, बड़े बड़े बयान भी हैं। देखिए, अगर पप्पू यादव अगर किसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं तो बहुत शांतिप्रिय होगा, वहां किसी तरीके से तोड़फोड़ नहीं होगी। ये मानना मुझे लगता है गलत है। पप्पू यादव की राजनीति भी रही है और इतिहास भी वैसा रहा है। और पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद बने, लालू प्रसाद के पास मांगने गए थे कि सीट समर्थन दे दो, लालू ने दिया नहीं, कांग्रेस उनको सीट दिलवा नहीं पाई, निर्दलीय लड़े और अपनी दम पर जीते हैं वो। तो अब पप्पू पास होना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। वो बताना चाहते हैं कि अगर मुझे पूर्णिया की जनता ने सांसद बनाया है तो मैं बिहार के आने वाले विधानसभा में प्रदेश का मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन सकता हूं, मैं युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं। देखिए, प्रशांत किशोर भी 11 दिन से अनशन पे थे। कल उन्हें अभी 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया, पटना के वेदांता अस्पताल में भर्ती थे, कल ही उन्हें वहां से डिस्चार्ज किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपना आंदोलन जारी रखूंगा। तो पीके अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी आंदोलन जारी कर रहे हैं।
वहां पर दूसरे पप्पू यादव सड़कों पर रेल रोक रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, और किसी तरीके से वो इस आंदोलन में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। देखिए अभी तक तेजस्वी यादव इससे दूर है। मुझे लग रहा है कि कोई भी आंदोलन इसका तब तक का समस्या का समाधान नहीं है जब तक संवाद नहीं होगा। जब संवाद होगा तभी समस्या का समाधान निकलेगा। सरकार संवाद नहीं करना चाहती। नीतीश कुमार को क्या तकलीफ है? नीतीश कुमार बुलाए छात्रों को, एक बार बात कर ले। नीतीश कुमार खुद अगर गांधी मैदान चले जाते, नीतीश कुमार खुद अगर जहां छात्र बैठे वहां अगर चले जाते मिलने के लिए, या छात्रों से कहते थे कि मेरे दरवाजे आपके लिए खुले, आइए मैं आपसे चर्चा करता हूं, तो मुझे लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा तबका है, वो छात्र है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कि जिन्हें किसी भी तरीके से अराजक स्थिति बना के रखना है। सरकार अगर उनसे गंभीर चर्चा करती, उन्हें आमंत्रित करती, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक इस समस्या का समाधान हो जाता। छात्रों का आंदोलन, चूंकि हम नीतीश कुमार ने भी इसे अपने प्रेस्टीज का पॉइंट बना लिया है, हालांकि जिस हिसाब से छात्र कह रहे हैं उस हिसाब से पेपर लीक भी नहीं हुए, सिर्फ एक सेंटर के अंदर पेपर लीक हुआ है। उसको आप ये कह दो कि सारे परीक्षा फिर से की जाए, यह ठीक भी नहीं है। छात्रों की मांग भी ये ठीक नहीं है। लेकिन अब जब छात्रों को प्रशांत किशोर का समर्थन मिल जाए, पप्पू यादव उसमें आने लगे, दूसरे लोग अपनी राजनीति अगर ढूंढने लगे, तो मुझे लग रहा है फिर छात्रों का आंदोलन कम रह के ये एक अराजक तत्व का और दूसरे राजनीतिक दलों का हाथों में हाथ होने की संभावना बन जाती है। नीतीश कुमार से तो सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके पोस्टर्स तो दिख रहे हैं, उनके पोस्टर्स पर छीटाकशी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। पप्पू यादव सड़क पर आ गए हैं। पीके जो है अब अस्पताल में है, आज अस्पताल से उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगे वो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव कहाँ हैं? विजय त्रिवेदी जी, उनको जरूरी नहीं लगा, या वाकई में कोई इंपॉर्टेंस है नहीं इस आंदोलन की कि वो ये जरूरी समझें कि वो आ जाएं? कभी कभी वीडियो संदेश तो देते हैं, एक बार मुलाकात भी शायद उन्होंने कर ली है, लेकिन उस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुख्य विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव वहां पर उसे हेड कर रहे हैं। बात है, तेजस्वी वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, और मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये पूरे कोई बिहार के छात्रों का बड़ा आंदोलन है। एक तो यूपीएससी अपने आप में एक जो वो हो जाए, बीपीएससी जो है, जो सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज, उसका छोटा हिस्सा होता है ना किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट का, एक वो बड़ा हिस्सा नहीं है। और शायद उनको लगता है कि इससे उनकी राजनीति पे कोई बहुत बड़ा असर होने वाला नहीं है। पीके के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि पीके को तो अभी खोली है ना, पार्टी शुरू ही किया है, तो कुछ भी आ जाएगा, कितना भी होगा। और उन्होंने पहले भी इसमें पहला मीर मार लिया है कि पहला शुरुआत उन्होंने की, वो उनके साथ आ गए हैं, तो कम से कम उससे ये हुआ कि आज आप पीके की चर्चा कर रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जगह बन जाना भी महत्वपूर्ण है। पप्पू यादव को लग रहा है, क्योंकि पप्पू यादव अकेले के दम पर ही अपना चला रहे हैं, कि उन्होंने देख लिया कि भी लालू यादव जी उनके साथ नहीं आए, कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी हुई, तो वो अकेले अपना जितना कर सकते हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि ये जो आज जिस तरह की घटना दिख रही है, उससे यही लगेगा कि ये बीपीएससी के बच्चे तो नहीं है, जिस तरह की तोड़ फोड़ और वो की जा रही है। लेकिन पप्पू यादव को अपना ठीक है, उनको अपना एजेंडा चलाना है, उस पर काम करें। और ये भी है कि पप्पू यादव पिछले 10 साल में लगातार बिहार की सड़कों पर रहे हैं, किसी न किसी बहाने। वो कोविड में भी रहे और तमाम बातों में, इसलिए निर्दलीय जीत भी गए। निर्दलीय इस वजह से जीत गए कि कांग्रेस ने लास्ट मिनट पर डिच कर दिया एक तरह से, और लालू यादव ने भी डिच कर दिया, उसके बाद भी जीत गए। तो वो अपना ठीक से काम कर रहे हैं। और यदि 20 साल 25 साल से मैं देखूं पप्पू यादव को, तो पूरा का पूरा इमेज में एक बड़ा बदलाव उन्होंने किया, वो नेता हो गए हैं। अब तेजस्वी क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी को शायद यही लग रहा है, और यही वजह होगी कि नीतीश कुमार जी को भी लगता होगा कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, एक सेंटर का मसला था, वहां पर एग्जाम भी हो गए, बच्चों ने भी एग्जाम दे दिए, तो उनके हिसाब से तो ये इशू ही खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन जो बीपीएससी के ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर सरकार को काम करना चाहिए, कमीशन को भी काम करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को और जो मुख्यमंत्री हैं उनको निर्देश देके कि भाई इस पर कैसे काम किया जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार काम करेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन नहीं है। सुनिए, तेजस्वी यादव को मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं, भभुआ में बोला है। मुझे ब्रेक लेना थोड़ा जल्दी। उन्होंने ये कहा कि भैया ये अब आंदोलन नहीं, एक फिल्म चलाई जा रही है जिसके पीछे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और वहां वैनिटी बैन लगा हुआ है। छात्रों का आंदोलन था, वो जेल गए, लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो छात्र इससे बाहर हो गए। उन्होंने तो बिहार के सभी अखबारों में फिल्म लग रही है, किसी को बच्चों का भविष्य दिख रहा है, किसी को इसमें वोट दिख रहे हैं, कोई अपनी राजनीति में जो बढ़ते कदम है उसे मजबूती के साथ रखना चाहता है। कुल मिलाकर बिहार में इस वक्त छात्र सियासत के केंद्र में जरूर है। कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां महाकुंभ को लेकर भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे सनातन की धमक अब देशी नहीं बल्कि विदेशों की धरती पर भी सुनाई पड़ रही है। वो तस्वीरें लगातार प्रयागराज से देखने को मिल रही है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब प्रयागराज
प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होगा, पहला शाही स्नान होगा और सनातन की भव्य तस्वीरें पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन फिलहाल प्रयागराज में क्या तैयारी है और प्रयागराज में कैसे विदेशी मेहमान भी सनातनी परंपराओं में पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी लॉरेन पावेल कल्पवास करेंगी। 10 दिन तक उनका ये कल्पवास रहेगा। श्री निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में रुकेंगी। उनका नाम उनके गुरु ने कमला रखा है। 10 दिन तक वो कल्पवास करेंगी। कल शाही स्नान के साथ ही गंगा में डुबकी लगाने के साथ उनका ये जो कल्पवास है वो शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि कल दोनों पति पत्नी वाराणसी में थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और एकटक काशी विश्वनाथ को निहारती हुई नजर आ रही थी लॉरेन पावेल, जो फिलहाल अपना नाम उनका अब बदला जा चुका है। कमला नाम से वो कल्पवास करेंगी, उनके गुरु ने उनको नाम दिया है और वो शिविर में रुकेंगी जो उनके गुरु का शिविर है, उसी में कल्पवास करेंगी। कमला उनका नया नाम होगा। वो तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। कल काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंची थी। तो एक तरफ सनातन परंपराओं का जो गुणगान है या सनातन परंपराओं की जो पहचान है वो विदेशी धरती तक हो रही है, दूसरी तरफ अपने ही देश में महाकुंभ पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव जो पहले महाकुंभ में जा रहे न्यूतों को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, वो एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। कह रहे हैं कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं, कुछ लोग दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी जरूर उन लोगों को देखनी चाहिए जो महाकुंभ को फिलहाल निशाने पर लेकर इसे सियासत का केंद्र बनाने की कोशिश कर रही हैं। इन तस्वीरों को अगर हम समझें विजय जी तो कैसे समझें या कैसे देश इन तस्वीरों को देखे कि यहाँ सिर्फ साधु संत ही नहीं, देश के बड़े बड़े लोग ही नहीं बल्कि विदेश से आए भी बड़े बड़े लोग सनातन के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इसको सनातन की ताकत के तौर पर देखना चाहिए। और महाकुंभ कुंभ जो आयोजन है ना वो सबके लिए है। जो इतना बड़ा आप सैलाब देख रहे हैं कि वहाँ गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, संगम के किनारे जो लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, उसमें कोई पहचान नहीं। आज हम टेलीविज़न के हिसाब से वो लॉरेन पावेल को दिखा रहे हैं, बाकी कुंभ स्नान जो है ना वो पहचान को ही खत्म करने का स्नान है। वहाँ अमीर गरीब जाति छोटा बड़ा साधुओं के अखाड़े सब कुछ पहचान अगर मिटानी है, कुंभ का जो पर्पज है जो मैं समझता हूँ वो है ही है। क्योंकि पहचान क्या होती है? पहचान अहंकार है। अहंकार को हम पहचान का नाम देते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो पहचान जो है अहंकार है। और गंगा स्नान या कुंभ स्नान उस पहचान को मिटाता है। जब वहाँ पर आप कैमरा लगाएंगे तो क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जाति का है, कौन नहीं जाति का है? अब बहुत सारे लोग राजनीति करने का अपना एक मौका है। अखिलेश जी को ठीक लगता होगा कि वो इसकी राजनीति करें, हालांकि मेरे को तो हैरानी है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, सरकार में भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें तो इसमें शामिल होना चाहिए और उनके पास ये एक मौका है। पाप धोना भी क्या होता है? पाप धोना एक ऐसा शब्द है कि जो आपकी जितनी गड़बड़ियाँ आप सोचते हैं गलती हुई है उसको ठीक करें। और वो तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कार्यकाल में भी एक कुंभ हुआ था, पिछली बार का जो महाकुंभ था वो उनके कार्यकाल में हुआ था। तो उनको देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है और इसमें शामिल हों। ये वोट बैंक की राजनीति का मसला नहीं ना। यदि योगी जी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वहाँ 40 करोड़ 45 करोड़ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं वो 45 करोड़ लोग योगी जी के वोटर हो गए? ठीक है। और यदि अखिलेश जी नहीं जाएंगे तो क्या सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं या उनके वोट दे रहे हैं? इसका मसला ही नहीं है, ये वोट का मसला नहीं है। एक सरकार, एक प्रशासन के तौर पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर इस काम को देख रहे हैं, वो खुद साधु हैं, वो काम कर रहे हैं, वो अलग इशू है। और लॉरेन पावेल भी आपकी सनातन की ताकत को और इसमें एक और बात मैं कर दूं, आप बार बार जब जिक्र करें कि उनका नाम कमला रख दिया गया है तो वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है वहाँ उनका। आप इसको समझें कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो एक सर्टेन टाइम जब वो अपने कल्पवास कर रही हैं, जो भी गुरुजी के साथ कैलाशानंद गिरी के पास काम कर रही हैं, उसके लिए वो है उसका। ये अभी आप कहीं एक नया बखेड़ा भी शुरू हो सकता है कि अब वहाँ महाकुंभ में धर्म परिवर्तन का बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुंभ को आप सनातन आध्यात्म के हिसाब से लीजिए यदि, और आनंद के हिसाब से लीजिए। यदि आपको उसमें आनंद नहीं है ना तो मत जाइए कम से कम।
और जब जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, सनातन से उनका पुराना नाता रहा है। स्टीव जॉब्स की बात करें तो बचपन से ही अध्यात्म में उनकी रुचि रही। बाबा नीम करौली में स्टीव की अगाध आस्था थी। हाँ बिल्कुल, कई बार उनकी तस्वीरें हमने देखी, आज वो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी इन परंपराओं को निभाती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव की जिस बयान की हम चर्चा कर रहे हैं, अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर पहले भी कई बयान दे चुके हैं, इसे सियासत से जोड़कर देख रहे हैं। वहां हो रहे खर्चे को लेकर कई बार ब्यौरा मांगा जा चुका है, नियतों को लेकर कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। अब महाकुंभ की परिभाषा तो ठीक दे रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसे कैसे सियासत से जोड़ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पर मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अब देखिए, पाप पर उनका पूरा फोकस था कि जो लोग पाप करते हैं वो पाप धोने के लिए भी कुंभ जाते हैं, लेकिन हम तो पुण्य के लिए जाएंगे, हम तो पुण्य कमाने के लिए जाएंगे, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब जब महाकुंभ पर उनसे बात की जाती है समीर जी, उनका यही अंदाज होता है। वो हर मसले पर चुटिले अंदाज में बोलते तो हैं, लेकिन जब सनातनी परंपराओं, कार्यक्रम, त्योहार और महाकुंभ से जब उनसे चर्चा की जाती है तो उनका अंदाज कुछ ऐसा ही नजर आता है। देखिए, अखिलेश यादव के दो रूप कुंभ के दौरान देखने को मिले। एक 2013 में भी कुंभ हुआ था, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय किस गंभीरता के साथ अखिलेश यादव उस कुंभ को लेकर बयान देते थे, तब उन्होंने जिस तरीके से चुटिले अंदाज में जो व्यंग्यात्मक बातें जो आज अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहते जब कुंभ का आयोजन हुआ था, तब तो इस तरह से व्यंग्यात्मक बयान उन्होंने दिए नहीं थे। उस समय उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से आह्वान किया था कि आज हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कुंभ के अंदर बहुत शानदार व्यवस्था की है, सरकार ने हर आदमी की सुरक्षा की व्यवस्था की है, आप आइए और यहाँ से पुण्य लेकर जाइए। तब तो अखिलेश यादव ही थे ना कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को कुंभ में आकर नहाने का आह्वान कर रहे थे, पुण्य देने का आह्वान कर रहे थे। अब चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है और उन्हें लग रहा है कि उनका एक खास तबका का जो वोट बैंक है वह कहीं नाराज ना हो, तो इसलिए उन्हें इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो अपनी राजनीति से प्रभावित होकर इस बात का बयान दे रहे हैं कि भाई हम तो जाएंगे तो हम वहां पर पुण्य लेने जाएंगे, कोई पाप धोने आता है, कोई दान देने आता है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो खुद हिंदू धर्म से आते हैं, यादव कम्युनिटी के हैं, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उनको भी अपना योगदान देना चाहिए था। ठीक है, सरकार ने बहुत बेहतर व्यवस्थाएं वहां पर की है, सरकार पूरा दायित्व निभा रही है, लेकिन अखिलेश यादव का जो दायित्व बनता है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में, एक प्रदेश की बड़ी पार्टी के रूप में, एक हिंदू होने के नाते, कि वो कम से कम जो वहां हिंदू आ रहे हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करे और चले जाते हैं। आप राम मंदिर नहीं गए, आपने कहा था राम मंदिर जाऊंगा मैं, डिंपल जी ने कहा था कि हम जाएंगे, लेकिन आप राम मंदिर नहीं जा रहे हो। और राम मंदिर कम से कम कुंभ में तो चले जाइए। आप जो भी मान के जाना चाहते हो, आप बोलिए कि भाई मैं पुण्य लेने आया था, मैं दान देने आया था, या अपने पिता के जो कारनामे रहे हैं जिस समय की, जिस तरह से उन्होंने कार से होकर जो गोलियां चलाई थी, कहो उसका प्रायश्चित करने में आज कुंभ में नहाने आया हूं। तो कोई भी कारण लेके आप जाओ, आप दीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को भी बोलिए कि जितनी संभव हो सके उतनी श्रद्धालुओं की वहां जो आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हो, दूसरी व्यवस्था कर सकते हो। समाजवादी पार्टी इसमें करे क्या? ये समाजवादी पार्टी के जो लोग क्या हिंदू धर्म के लोग नहीं है क्या? जा रहे होंगे आज वहां पर, लेकिन अखिलेश यादव को एक्चुअली पूरी राजनीति वोट बैंक की है, और अभी तो उनको अभी मिल्कीपुर का चुनाव लड़ना है। 2027 के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, 25 महीने बचे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। तो उन्हें पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो नाराज न हो जाए, और उस वोट बैंक को इकट्ठा रखने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं और कुंभ जाने से बचेंगे। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े आयोजन के, हिंदू धर्म के इतने बड़े आयोजन को, सनातन के इतने बड़े आयोजन को, क्या इसे बाकी पार्टी के लोग नहीं जा रहे? कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जा रहे हैं, सभी धर्म पार्टी के लोग जा रहे हैं, जो हिंदू है वो जाएगा। इसमें आप पार्टी अपना वोट बैंक क्यों देख रहे हो? बिल्कुल, ऐसे कार्यक्रमों को पार्टी से क्यों जोड़ दिया जाता है? राम मंदिर का आपने जिक्र किया, कल तिथि के मुताबिक 1 साल पूरे हुए राम मंदिर के उद्घाटन को, और उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। 1 साल बीत गया, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव पहुंचे नहीं है अपने परिवार को लेकर रामलला के दर्शन करने के लिए। और जब जब उनसे इस बारे में सवाल भी किया जाता है तो कुछ ऐसा ही उनका व्यंग के तौर पर उनके जवाब जो हैं वो सामने आते हैं। अभी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरे हो चुके हैं तिथि के मुताबिक।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बार बार जाते भी हैं, कल भी वहां पर थे, वो भी संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। महाकुंभ से लेकर अयोध्या तक हिंदू वोटर किसके साथ, हिंदू वोटर अगर बटा तो क्या फिर बीजेपी को नुकसान होगा, ये सारी कैलकुलेशन इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में की जा रही है। क्योंकि अयोध्या हारना 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सबसे बड़ी हार बीजेपी के लिए रही, और उस हार को कैसे बुनाया विपक्ष ने वो भी हमने लगातार देखा। देश प्रसाद जी को अपने साथ लेकर घूमना, बार बार अयोध्या के बहाने बताना कि हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो गया है। अब मौका बीजेपी के पास है, क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव होना है, उपचुनाव होना है मिल्कीपुर में, मिल्कीपुर सीट बीजेपी जीतना चाहेगी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में बीजेपी हार रही है, हिंदू वोटर एक बार फिर से बीजेपी से छिटक रहा है। बहरहाल क्या संदेश दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या से? एक बार फिर उन्होंने कह दिया कि कमजोर होंगे तो अंजाम धर्मस्थल भुगतेंगे, बहन बेटियां भुगतेंगी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनवाते हैं आपको। सनातन धर्म भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा, हम सब भी मजबूत होंगे। लेकिन अगर हमारा देश कहीं किन्हीं कारणों से आपस में ही विभाजित होकर के कमजोर होगा, जातीयता की खाइयां चौड़ी होंगी, क्षेत्र और भाषाई आधार पर हम विभाजित होंगे, तो इसका खामियाजा सबसे पहले हमारे पूज्य धर्म स्थलों को ही भुगतना पड़ेगा, बहन और बेटियों को ही भुगतना पड़ेगा। उस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने दोबारा न होने पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन, आज के ठीक 1 वर्ष पहले, देशवासियों से यही आह्वान किया था कि राम तो हमारे लिए राष्ट्र के प्रतीक हैं, राम है तो राष्ट्र है, और राष्ट्र है तो राम है। दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, इन्हीं आराध्य देवों के कारण आज वर्तमान भारत है। और इस नए भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब उस अभियान का हिस्सा बने। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है। तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इस वजह से हाई है क्योंकि अयोध्या में हराया भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने, इसलिए कह रहे हैं मिल्कीपुर में भी बीजेपी हार रही है। वो हिंदू वोटर जो छिटका था या राम के नाम पर जो वोट बीजेपी को नहीं मिल पाए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या मिल्कीपुर में अवधेश जी वो कसर पूरी हो पाएगी? क्या वो वापसी अपनी लाइन लेंथ पर, विचारधारा पर कर चुकी है बीजेपी? देखिए अखिलेश जी विपक्ष के वहां नेता हैं, तो उनको राजनीतिक बयान से तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं उसका एनालिसिस कर सकता हूं कि क्या गलत बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी पर कटाक्ष करना, बोलना, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना, यहां तक कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन अब कॉन्फिडेंस है या डोला हुआ है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में जो दशा हुई है समाजवादी पार्टी की, उसके बाद भी अगर कॉन्फिडेंस उनका है तो इसको तो ओवर कॉन्फिडेंस ही मैं कहूंगा, अति आत्मविश्वास अगर है तब। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम था, उस परिणाम के कारक और उस परिणाम के जो कारण थे वो परिणाम के साथ ही बदलने लगे थे। देश का वातावरण उन्होंने लगा था कि अयोध्या में क्या हो गया हम लोगों को, और उसके बाद जिस ढंग से उन्होंने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा, पार्लियामेंट में आगे बैठाया, बार बार उनको मुस्लिम सम्मेलनों में भेजा
और पता नहीं उनका निर्देश या किसका निर्देश है, सांसद होते हुए जिस अयोध्या में राम जन्मभूमि को देखने, राम मंदिर, रामलला का दर्शन करने एक साल में 14 करोड़ लोग आ गए, वहां की व्यवस्था के रूप में भी देखने नहीं गए, मंदिरों मस्जिदों मदरसों में जा रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद अगर मिल्कीपुर का चुनाव, और भी आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पर योगी आदित्यनाथ जी का आह्वान, महाकुंभ में जो आप दे रहे हैं सारे दृश्य, महाकुंभ को लेकर जो समाजवादी पार्टी का अभी तक रुख है, और स्वयं अयोध्या और राम मंदिर, श्री राम मंदिर को लेकर जो अखिलेश यादव और उस परिवार का है, उसके बाद अगर जीतेंगे तब तो फिर हम लोगों को लगेगा कि भाई तो दुनिया का पता नहीं कितना आश्चर्य हो जाएगा, वातावरण बदल चुका है। इसी के रिएक्शन में लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आया, झारखंड के भी कारण थे, हाँ। लेकिन इस समय जो आप बता रही हैं, मैं 1-2 बातें उससे संदर्भ में भी बोलूंगा। देखिए, भारत इस समय दुनिया में हिंदुओं के प्रति, हिंदुत्व के प्रति जो आकर्षण है वो इसलिए नहीं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। हिंदुत्व का अर्थ, और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो स्टीव जॉब की जो उनकी पत्नी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो केवल एक जीवन दर्शन है, जिस जीवन दर्शन के अनुरूप लोग अपना जीवन जिए, कि हमारा एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है, स्त्रियों के प्रति कर्तव्य क्या है, अपने पितरों पूर्वजों के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारी धरती के प्रति कर्तव्य क्या है, जितनी व्यापकता से है वो चीजें आकर्षित कर रही है। कल्पवास जो है, इसके जो नियम कितने कठोर हैं, और उसके लिए कोई तैयार हुआ, उसको जमीन पर सोना है, उस बीच में अग्नि का प्रयोग नहीं करना है, ध्यान रखिए, जारे में 3 बार स्नान करना है, उसके बाद 1 बार भोजन करना है, अपने पिंडदान भी करना है पितरों का। तो जाहिर है कोई पश्चिम उसको समझ में आया होगा कि पिंडदान से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि वेस्ट में इस समय माना यह जा रहा है, शायद टीवी पर लोग नहीं विश्वास करेंगे, कि केवल भारत में पैदा होगे, वहां जो श्राद्ध होगा उसी क्रिया से आपकी मुक्ति होगी। खूब चल रहा है चारों तरफ, तो वो इस समय हमारे ही देश के लोगों को पता नहीं है। तो हमारे देश के जो कैलाशानंद बाकी गुरु हैं, जो इस समय दुनिया में गए हैं, लंबे समय से योग कराया है, बताया है, उसके प्रभाव अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। तो हमारे यहां धर्म परिवर्तन का कोई प्रावधान है। महाकुंभ इस समय संपूर्ण विश्व को, ये पहली बार, ऐसे पहले भी आते रहे, संपूर्ण विश्व को उस भारतीय दर्शन अध्यात्म से परिचित कराने, लेकिन उनको बदलने का एक बड़ा आधार बना है। उस रूप में जब सरकार इसको समझने वाली होती है, जब योगी आदित्यनाथ जी जोगी होते हुए स्वयं जानते हैं कि इसका मतलब है, तब उस रूप में चीजें होती हैं। लेकिन विपक्ष तो उस पर जरूर कटाक्ष कर ही रहा है। अखिलेश यादव इसके बहाने जरूर अपने वोट बैंक को संदेश देने में कामयाब हो पाएंगे। कल से भव्य तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, लगातार इंडिया टीवी पर भी आप ये कवरेज देखते रहेंगे। बिल्कुल, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया अलायंस में अलग अलग सुर सुनाई पड़ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी एकला चलो की राह पर हैं। उद्धव गुट ने ऐलान किया है कि वो बीएमसी और लोकल बॉडी के चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार को अब भी उम्मीद है कि उद्धव गुट गठबंधन से अलग नहीं होगा। यही वजह है कि कल अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले संजय राउत को आज सफाई देनी पड़ी। संजय राउत ने कहा कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला केवल स्थानीय चुनाव के लिए है, उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन क्या संजय राउत की सफाई काफी है? क्या इंडिया अलायंस अब पूरी तरह बिखर चुका है? क्या इंडिया गठबंधन की कहानी केवल कागजों तक सिमट गई है? इन बयानों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुनिए कैसे रसाकसी इस वक्त चल रही है इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच में। तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला परिषद, कॉरपोरेशन यानी महानगर पालिका, ये चुनाव से मौका मिलता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, और ये लगभग सभी पार्टी की राय है। हमने ये नहीं कहा कि इंडिया आघाड़ी टूट गई है, महाविकास आघाड़ी टूट गई है। हमने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका बताई, तो उसमें किसी को मिर्ची लगने का कारण नहीं है। सबको अधिकार है अपने पार्टी का विस्तार करने का, कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठा देने का, और सब पार्टी ये करती है। जब हम बीजेपी के साथ रहे हैं तब भी हमने ये लोकल बॉडी चुनाव दोनों पार्टी ने अलग अलग मिलकर लड़े हैं ना, उसमें नई बात क्या है? कुछ हद तक सही है कि मुंबई में जो सीनियर लोग जिन्होंने 40-45 साल कांग्रेस के लिए काम किया, जिनका योगदान है, जिनको लोग मानते हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, और वही कम ज्यादा मात्रा में महाराष्ट्र में भी हुआ, ये बात बिल्कुल सही है।
बिल्कुल विचार करना चाहिए, नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को करना ही चाहिए। इस तरह से आज जो हालत और हालात महाराष्ट्र में और खास करके मुंबई में है, तो उसको अगर उसका सोच विचार अगर हमारे आला कमान, हमारे केंद्रीय नेतृत्व नहीं करेगा, तो खैर फिर तो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राजनीति करते रहेंगे। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था, कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन हुआ, इंडी गठबंधन का, इंडी गठबंधन मोदी जी के खिलाफ में एक हुआ था, मोदी जी के डर से एक हुआ था। मोदी जी से किसी एक में ताकत नहीं है लड़ने का, क्योंकि मोदी जी देश के लिए जीते हैं, देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए ही सब काम करते हैं। ये लोग देश के बाहर, देश के अंदर में देश को गाली देते हैं, तो स्वाभाविक है, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ की टकराहट होगी तो बटेंगे। अब इंडिया गठबंधन जिसके टूटने की शुरुआत लगभग दिल्ली विधानसभा चुनाव से हुई, चूंकि पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें अलग हो गई, फिर कांग्रेस को समर्थन ना देकर अलग अलग दलों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दिया। अब महाराष्ट्र से भी कुछ ऐसी ही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। संजय राउत जो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, पहले बयान दे दिया, उसके बाद उस पर सफाई भी दे रहे हैं समीर जी। लेकिन अगर संजय राउत ही कह रहे हैं कि भाई लोकल बॉडीज के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, या वो कह रहे हैं बीएमसी में वो अकेले लड़ेंगे, कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे, पार्टी से कोई तो बात हो रही होगी, या अपने मन से कोई भी बयान दिया जा रहा है संजय राउत की तरफ से? देखिए, संजय राउत का ये जो बयान आया है, ये विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की हालत हुई, उस पार्टी की हालत ने बता दिया कि चुनाव आपको अकेले लड़ना पड़ेगा। संजय राउत कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं रहती है कि भाई कार्यकर्ता निचले स्तर पर लड़े, अकेले चुनाव लड़े। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तब भी आपसे कहा था कि जब आप कांग्रेस सरकार बना चुके थे, एकनाथ शिंदे ने कहा था, आपके विधायकों ने कहा था कि भाई आप कांग्रेस के सरकार में मत रहिए, आप शरद पवार के सरकार में मत रहिए, आप वापस भारतीय जनता पार्टी के पास चलिए। सत्ता का नशा था, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने रहना था, तो आप नहीं गए। बाद में आपका क्या हुआ, पार्टी का आश्रय हुआ, फिर चुनाव में आपका क्या आश्रय हुआ, आपको समझ में आ गया है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर आप उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पूरी ताकत सिवा बंबई और बंबई बीएमसी चुनाव के ऊपर टिकी हुई है। इसी कारण वो कह रहे हैं कि बीएमसी में उन्हें, वो जानते हैं कि उन्हें शरद पवार मदद नहीं कर सकते, उन्हें कांग्रेस का संगठन बीएमसी में मदद नहीं कर सकता। बीएमसी उद्धव ठाकरे का मजबूत गढ़ रहा है, तो वहां वो चुनाव खुद लड़कर अपने मराठी वोटर्स, अपने हिंदुत्व के जो शिवसैनिक रहे, उनको वापस लाना चाहते हैं और बीएमसी लेना चाहते हैं। शरद पवार इस बात को जानते हैं कि बाकी जो नगर निकाय चुनाव होंगे वहां उनकी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होगी, और वहां वो समर्थन दे देंगे। ये बात भी तय है कि वो शरद पवार को बारामती के पास दे देंगे, कांग्रेस को विदर्भ में वो समर्थन देंगे, लेकिन बंबई में वो खुद अपनी दम पर लड़ना चाहते हैं, और 217 सीटों के ऊपर वो अपने मुद्दा उतारकर अपना इस बार मेयर बनाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनने से चुके हैं, बहुत बुरी हार विधानसभा में हुई है। अगर उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी का चुनाव बहुत बुरी तरह हारते हैं और मेयर नहीं बना पाते हैं, तो उद्धव ठाकरे का जो आर्थिक तंत्र है, जहां से शाखा प्रमुख जो शिवसैनिक है उद्धव ठाकरे के, उद्धव बाला साहब ठाकरे के, जिनका पूरा व्यवसाय बीएमसी से चलता था, सब उद्धव ठाकरे को छोड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि अगर उनकी जो थोड़ी बहुत ताकत बची है वो सिर्फ बीएमसी के जुड़े हुए नेताओं के कारण बची हुई है। अगर वो भी चले गए तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचेगा नहीं, और यही कारण रहा है कि वो बीएमसी अकेले लड़कर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके बिना बीएमसी बने नहीं, और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ बनाए, या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में बीएमसी के चुनाव लड़े। वो अभी सारे ऑप्शन तय कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव को भी एक बयान आया कि भाई जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत है उसे लड़ने देना चाहिए, इंडिया गठबंधन तो मजबूत है। तो यही तो अखिलेश यादव है जो बंबई में चुनाव लड़ने चले गए थे महाराष्ट्र के अंदर। तब इनको लगा नहीं था कि कांग्रेस वहां मजबूत है, कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। कांग्रेस से सीटें मांगी, कांग्रेस ने दी नहीं, तो उन्होंने अपने मुद्दा उतार दिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास सीटें मांगने चले गए थे, हरियाणा में मांग रहे थे। तो सब पार्टी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रही है। और अब इंडिया गठबंधन की बात है, ये लोकसभा चुनाव में भी कोई बहुत ज्यादा एकजुट नहीं था। ममता बनर्जी ने इनको सीटें नहीं दी थी,
अब विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए महाराष्ट्र के और हरियाणा के, मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं और उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर आपने अजय माकन पे कार्रवाई नहीं की तो 48 घंटे का हम समय देते हैं, हम कांग्रेस को बाहर कर देंगे इंडिया गठबंधन से। लेकिन अब उसको 7 दिन हो गए, अभी तक तो ना इंडिया गठबंधन बाहर हुआ है, ना केजरीवाल ने कहा कि मैं बाहर हो गया हूं। चुनाव परिणाम आने दीजिए, अगर दिल्ली में केजरीवाल भी हारेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर ये पूरा इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। 48 घंटे का समय तो बीत गया, लेकिन कैसे कांग्रेस से सबने राहें जुदा कर ली हैं। वो तो दिल्ली से कम विजय जी देखने को मिला ही ना। अब ठीक है, इंडिया गठबंधन नेशनल स्तर पर बना, हम तो केंद्र के स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं, राज्य में नहीं है, ये बयान तो दिए जाते हैं। उसे भी फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ खरी खरी सुना दी थी कि अगर ऐसा लोग कहते हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये पूरी तरीके से बचकाना है। अब महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे करके कांग्रेस से किनारा बनाना शुरू कर दिया है उनके साथियों ने। आपने एक लाइन अभी जिक्र किया था कि कागजों पर, फिर से कागजों पर रह जाएगा इंडिया गठबंधन, तो इसमें क्या बदलाव क्या हुआ मुझे नहीं लग रहा है। वो तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी आपने 2-4 वो सम्मेलन कर लिए थे, बाकी था तो कागजों पे। क्या महाराष्ट्र वो वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस ने साथ में? पंजाब में लड़ा था क्या चुनाव? जहां जिसको जो मौका मिला था वहां पर लड़ लिया था, जहां जरूरत लग रही थी कर लिया, नहीं किया। दिल्ली में जानते थे कि दोनों ही लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तो चलो दोनों मिलकर कुछ कर लेते हैं, जहां जिसकी ताकत थी। और उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश के चुनावों का भी जिक्र किया, विधानसभा में आपने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया, महाराष्ट्र में आप बिना कहे चुनाव लड़ने चले गए वहां पर, तो वो तो कागजों पर ही चल रहा था। कागज थोड़े फ्रेश थे उस समय, अब कागजों पर ही रह गया, इसलिए कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और अब ये समय उनके लिए है कि लोकसभा चुनाव नहीं आ रहे तो विधानसभा के या जो राज्यों के जो संगठन है उनको कैसे ताकतवर बनाया जाए। जब इस दौरान अपनी ताकत बनाएंगे तभी जब अगले चुनाव आएंगे लोकसभा के, तो फिर आप उसको एकजुट करने में अपनी ताकत के साथ खड़े हो सकेंगे। यदि इस दौरान भी आप इसी चक्कर में पड़े रहे, अभी बीएफ और शिवसेना को, महाराष्ट्र को तो समझने की जरूरत है। शिवसेना है क्या? शिवसेना जो वहां का निचला पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है बॉम्बे का और महाराष्ट्र का, उसके जो शिव सैनिक है उससे कनेक्ट किया बाला साहब ने, और इसलिए वो फाइनेंशियल उसकी वो है, स्पाइन है शिवसेना। शिवसेना की जो ताकत है वो जो शिव सैनिक जिसे आप कहते हैं, शाखा जिसे कहते हैं, तो वहां आप जाएंगे तो वहां जो ठेला लगाना है, वहां जो दुकान लगानी है, वहां जो ऑटो चलाना है, वहां जो टैक्सी चलानी है, सब कुछ शिवसेना के कब्जे में है। हाँ। उसके बिना नहीं चलेगा। तो यदि उसमें वो हिस्सेदारी नहीं करना चाहती और वहां वो ताकतवर रहेगी शिवसेना, तो उससे उसका संगठन मजबूत होगा। और ये मौका है सभी रीजनल पार्टीज को, इनको, क्योंकि ये हमारे कहने के लिए कि प्राची जी को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए इंडिया गठबंधन को बनाए रखे, उसकी जरूरत नहीं है ना। आज उनको सब जगह, अखिलेश जी को भी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बनानी है कि वहां पर क्या होगा, महाराष्ट्र में भी शिवसेना को इसकी जरूरत है। और फिर उससे एक और फायदा होगा, नए रास्ते खुलते हैं। यदि बीएमसी के साथ अच्छी ताकत में आ जाते और मान लीजिए बीजेपी के साथ बनाने की पड़ी, तो एक स्टेप तो आप आगे आ जाएंगे ना। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने हाथ छोड़ने पड़ते हैं ना, तो पहले पुराने हाथ छोड़ने का प्रोसेस शुरू हो, फिर नए रिश्ते बनाने की बात धीरे धीरे करके शुरू भी हो गया है। देखिए, अखिलेश यादव बोलते हैं, ममता बनर्जी बोलती हैं, फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं, उद्धव ठाकरे बोलने लगते हैं, शरद पवार बोलने लगते हैं। अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि अब ये इसको अबंडन कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। सारे नेता बोलते हैं, लेकिन एक खामोशी अगर किसी ने साथ रखी है इन तमाम मसलों पर अवधेश जी, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता क्या बोलेंगे? दिल्ली में चुनौती दी जाती है, आपको अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है कि आप अजय माकन पर, संजय दीक्षित पर कार्रवाई करिए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। महाराष्ट्र से भी ऐसी सुखबुगाहट सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आला कमान है, वो इस पर क्यों खामोश रहता है? खामोश में उनकी अपनी नीति है। कांग्रेस की नीति INDIA बनने के बाद 2 प्रकार की नीति थी। पहली ये थी कि इसको अपने हाथ में लेना है, इसका नेतृत्व धीरे धीरे, ये नहीं कि इसके नीतीश कुमार बन जाए, कोई और बन जाए। दूसरा है कि हमको क्षेत्रीय पार्टियों का भले साथ लेना है, लेकिन हम उनके क्लच में जाके काम करें, उनके दबाव और काम करें, जहां जहां आवश्यकता है लेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी की इस समय लोकप्रियता बढ़ चुकी है। उन्होंने जो स्टैंड लिया है संघ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो एक्सट्रीम जो है उस पर रहना चाहिए। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की और मुसलमानों की आवाज बननी चाहिए, ईसाइयों की जो अल्पसंख्यकों के नाम पर। अब ये नीति जो थी वो लगा कि इससे हमारी लोकप्रियता, ये गई नहीं है चुनाव के बावजूद। अब देखें कि उन्हीं नीतियों पर वो चल रहे हैं। जो प्रैक्टिकल नेता हैं उन्होंने जमीन पर देखा है कि भाई राहुल गांधी की नीतियां जो है, जो उनके लोग हैं उनके साथ तो हमारा एडजस्टमेंट हो नहीं सकता है।
हालांकि कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को राहुल गांधी की कुछ नीतियां भाती है, जैसे जाति जनगणना, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को, लेकिन सभी को नहीं भाती है। तो कांग्रेस का न बोलना का मतलब ये हुआ कि जो कुछ हो रहा है उससे आपकी सहमति है कि हमको इस समय इंडिया गठबंधन से तत्काल कोई लेना देना नहीं है। न बोलने का अगर रहता तो अभी तक मीटिंग बुला करके वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर से हट गए थे। यही स्थिति जनमोर्चा की हो गई थी। जनमोर्चा पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई किसी की अंत्येष्टि हो गई है, अब शव को आप जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, उस शव को लेके खड़ा रखेंगे तो उसकी दुर्दशा ही होगी। हालांकि तब भी वीपी सिंह लोगों को फोन करते थे, बात करते थे, फिर वो खंड खंड होता गया। तो आज तो वही स्थिति है, सभी पार्टियों को पता है, एक दो को छोड़ दीजिए। जैसे आरजेडी का अपना स्टेटमेंट है कि भाई हमारा गठबंधन पहले से है, निश्चित रूप से वहां पहले से है। लेकिन महाराष्ट्र में खासकर शरद पवार और उद्धव शिवसेना, ये दो को तो बिल्कुल एहसास हो गया है कि हमारा वोट उनकी नीतियों के कारण गया है, हमको उसमें अब फंसना नहीं है, धीरे धीरे निकलना है। फारूक अब्दुल्ला को नेशनल पॉलिटिक्स में रहना है साथ में। वो बेटा स्टेट करेगा, वो राष्ट्र में चुने जाए, उसके साथ मंच पर जाए, बोले, वो दिल से थोड़े बोल रहे हैं। तो चुनाव में जब उनके बेटे ने कहा था राहुल गांधी पर अटैक किया था, तो उस समय तो उन्होंने कोई रिप्लाई दिया नहीं था, उसमें वोट चाहिए था। तो चूंकि वहां दिल्ली में, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स में, एकेडमिशियन में, सेकुलर ब्रिगेड के अंदर वो रहते हैं, सभाओं में, मीटिंगों में, वो उनकी एक पॉलिटिक्स है, तो उसके केवल पॉलिटिक्स के लिए बोल रहे हैं। INDIA गठबंधन अगर जम्मू कश्मीर में होता तो फारूक अब्दुल्ला हस्तक्षेप करके सरकार बनते समय कांग्रेस के मंत्रियों को शामिल करवाते, ये भी उन्होंने नहीं किया है। तो इस समय मैं INDIA गठबंधन विचार के स्तर पर पहले ही शून्य था, दिग्भ्रमित था। स्वार्थियों के आधार स्वार्थों के गठबंधन थे कि साथ होंगे तभी बीजेपी नरेंद्र मोदी हटेगा, एक ही मात्र लक्ष्य था, वो पूरा ठीक से नहीं हुआ है। और समझ में आ गया है कि आगे इस नीति पर चले तो देश का जो हिंदू वोट है खास करके जी, वो सनातन वोट इस समय जिस ढंग से खड़ा हो रहा है दोबारा, उसमें हमारा सुपरा साफ हो सकता है। इसीलिए अलग अलग राह जो है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है, अपने अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे अभी सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका अवधेश जी, विजय जी और समीर जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।